हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए ये जो यूथ की बुक है, इसके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको उष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जितने भी इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं हीट एंड टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। गर्म जलवायु क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों का रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है, क्योंकि दोस्तों गर्म जलवायु क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों को का रंग जो है सफेद रखना पसंद किया जाता है, क्योंकि सफेद रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण ठंडा रखता है। तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गर्म जलवायु में घरों की बाहरी दीवारों का सफेद रंग से रंगना बेहतर होता है, क्योंकि सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे घर का अंदरूनी हिस्सा क्या होता है, ठंडा रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा इसमें से कथन सत्य है। प्लास्टिक उष्मा का कुचाल सुचालक होता है क्या? नहीं, गलत बात। रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम उष्मा का सुचालक होता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो ये क्या हमारा सत्य बात है? तो ऑप्शन बी वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एल्युमिनियम से बने बर्तन जब हम उपयोग करते हैं तो गैस की आंच से मिली ऊष्मा जल्दी और समान रूप से पूरे बर्तन में फैल जाती है, जिससे खाना जल्दी और अच्छे से पकता है, क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शोर स्तर दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है? तो वह कौन सा शोर स्तर है जो दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है? तो वो है 90 डेसिबल से अधिक। 90 डेसिबल से अधिक का जो शोर स्तर होता है ना, ये दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है। दोस्तों, 0 से 20 डेसिबल की बात करें तो बहुत कम शोर होता है इसमें। 30 से 50 डेसिबल सामान्य घर का वातावरण, 60 से 70 डेसिबल बातचीत का और 80 डेसिबल अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और 85 डेसिबल से अधिक शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का औसत तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तापमान मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तापमान को मापने के लिए। वोल्टमीटर का वोल्टेज को, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता को और ओडोमीटर का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए किस लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? बताइए, बर्फ का आंतरिक तापमान हमको मापना है तो कौन से प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग करेंगे? तो हम करते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग बर्फ के आंतरिक तापमान को मापने के लिए। दोस्तों, बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा है। कथन पहला है, उष्मा चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, उष्मा चालक जो है उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं। सभी प्लास्टिक उष्मा के सुचालक होते हैं। नहीं दोस्तों, गलत बात। सभी प्लास्टिक उष्मा के कुचालक होते हैं। तो कथन एक हमारा सत्य है। सत्य कथन कौन सा है? कथन एक हमारा जो है सत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उष्मा चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं। यह कथन सत्य है, क्योंकि उष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जो उष्मा को आसानी से अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं। जबकि दूसरा कथन सभी प्लास्टिक उष्मा के सुचालक होते हैं, गलत है, क्योंकि प्लास्टिक उष्मा के खराब संवाहक होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य सीमा केल्विन में क्या है, ये हमसे पूछा है।
दोस्तों हम जानते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमसे केल्विन में पूछा है तो हमको पता है, जब हमको सेल्सियस में पता है तो केल्विन में निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम केल्विन बराबर जानते हैं ये क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यही तो होता है। सेल्सियस में हमको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 प्लस 273.15 कर लेंगे। तो ये कितना होगा, जोड़ेंगे तो 7 3 10 की शून्य हासिल का है एक, 7 3 10 की शून्य हासिल का है एक, 7 3 10 और 1 11, बच गया कितना, 1 2 और 1 3, तो 310.15 केल्विन जो है ये केल्विन में मान निकल के आ गया हमारा। अब ये देखिए हमको ऑप्शन दिया है 283.15 से 323.15, लेकिन हमारा जो तापमान है वो तो कितना है, 310.15 है, मतलब करीब में हमको देखना पड़ेगा। 283 तो बहुत दूर है। 308.15 से 315 केल्विन, हाँ इसके बीच में हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके बीच में हमारा आ रहा है 310। 301 से 323, दोस्तों 301 से 310 से बहुत दूर है, तो सबसे पास में तो 308 वाला है ना, तो यही हम किसको मानेंगे, 293 वाला भी नहीं लेंगे। तो 308.15 से 315.15 केल्विन के बीच में होगा किसका, मानव शरीर के लिए तापमान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्म बर्तन से उष्मा हास के लिए मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो गर्म बर्तन से उष्मा हास के लिए मुख्य रूप से जो प्रक्रम उत्तरदायी होता है उसे हम बोलते हैं विकिरण। विकिरण के माध्यम से गर्म बर्तन से उष्मा का हास होता है। दोस्तों उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती है, एक होती है चालन, एक होती है संवहन और एक होती है विकिरण। चालन और संवहन को परिवहन माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के परिवहन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सभी तप्त पिंड चाहे वे ठोस, द्रव अथवा गैस हो, विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए गर्म बर्तन से उष्मा हास के लिए मुख्य रूप से विकिरण उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है? बताइए कौन सा पदार्थ है जो उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है? चांदी करता है, एल्युमिनियम करता है, तांबा करता है या फिर प्लास्टिक? तो प्लास्टिक जो है उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है। चांदी, एल्युमिनियम और तांबे की बात करें तो ये क्या है, उष्मा के सुचालक पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि दोस्तों खाना पकाने के बर्तन जो होती है इनकी बॉडी किसकी होती है, धातु की होती है, और हैंडल किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं धातु जो होती है वो उष्मा की क्या होती है, अच्छी चालक होती है, लेकिन हैंडल प्लास्टिक जो होता है वो उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि धातु उष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक उष्मा रोधी होता है। इस वजह से खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु की होती है और हैंडल किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। दोस्तों धातु उष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक उष्मा रोधी, इसलिए खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। उष्मा के सुचालक वे पदार्थ हैं जो उष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये उष्मा के क्या है, अच्छे सुचालक होते हैं। और जिन पदार्थों में उष्मा का चालन सरलता से नहीं हो पाता या बिल्कुल भी नहीं हो पाता वे उष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ऊन हो गया, ये सभी क्या है, उष्मा के कुचालक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायः द्रवों में उष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या होता है? तो द्रवों में उष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन। द्रवों में उष्मा का अंतरण संवहन विधि से होता है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन में कण स्वयं उष्मा ग्रहण करने के लिए स्रोत के पास जाते हैं, कण अपना स्थान छोड़ते हैं। संवहन में उष्मा संचरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उष्मारोधी नहीं है? ऊन उष्मारोधी है, रबर उष्मारोधी है, प्लास्टिक उष्मारोधी है, चांदी जो है ये उष्मारोधी नहीं है। दोस्तों चांदी एक धातु है, यह एक उष्मा का सुचालक है, उष्मारोधी नहीं है। बाकी अन्य विकल्प ऊन, रबर और प्लास्टिक जो है ये उष्मारोधी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जूल के तापन नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए जूल के तापन नियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही कथन नहीं है वो है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न उष्मा किसी दिए गए प्रतिरोध के धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा एक बताइए, जूल के तापन के अनुसार उष्मा H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT के, I स्क्वायर RT के। मतलब जो उष्मा होती है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है।
तो किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी दी गई धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल सत्य बात है पहला कथन। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती। किसी प्रतिरोधक, तो यही गलत कथन है बी वाला। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए प्रतिरोधक से धारा पर, हाँ, समय के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये भी सत्य कथन है। गलत कथन है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है? तांबा और एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सही बात है। सभी धातुएं ऊष्मा की अल्पचालक होती है, नहीं दोस्तों, गलत बात। प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं क्या? नहीं, ये तो कुचालक होते हैं। शुष्क वायु ऊष्मा की सुचालक होती है, नहीं दोस्तों, गलत बात। तो कथन सही कौन सा है? तांबा और एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तांबा और एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अन्य ऊष्मा के सुचालक की बात करें तो लोहा और चांदी हो गया। विकल्प बी और सी डी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है, प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की परास प्रायः निम्न में से क्या होती है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की जो प्रयास होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। प्रयोगशाला थर्मामीटर विज्ञान प्रयोगों में क्वथनांक और हिमांक को मापता है। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के तापमान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका तापमान रेंज जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? लेड का करते हैं, गैलियम का करते हैं, ब्रोमीन का करते हैं, मरकरी का। तो मरकरी का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में। ठीक है दोस्तों, थर्मामीटर में मुख्य रूप से पारा, मरकरी धातु का उपयोग किया जाता है। पारा एक तरल धातु है जो कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है। तापमान में परिवर्तन के साथ फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमसे पूछा है। शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते क्या? नहीं। क्वथन जल का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य कथन है। क्वथन जल का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जाता, सत्य कथन है। हमको तो सत्य नहीं बताना है। क्लिनिकल थर्मामीटर की परास 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। क्लिनिकल थर्मामीटर की परास जो होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। क्लिनिकल और प्रयोगशाला थर्मामीटर समान होते हैं, नहीं, ये दोनों समान नहीं होते हैं। तो यही कथन क्या है? सत्य नहीं है दोस्तों। विकल्प डी गलत है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर समान नहीं होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर मुख्यतः शरीर के तापमान को मापने के लिए नहीं बनाया गया, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर अधिक तापमान सीमा को मापने में सक्षम होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या करता है? शरीर के तापमान को मापने के लिए बनाया गया है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर किस लिए बनाया गया है? अधिक तापमान सीमा को मापने में। अब बात करें उपयोग के बारे में, तो क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने हेतु करते हैं, वहीं प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों के वस्तुओं और पदार्थों का तापमान मापने के लिए करते हैं। तापमान की सीमा की बात करें तो क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस और प्रयोगशाला की कितनी होती है? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। मापक द्रव्य के रूप में इसमें पारा या डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जाता है, और इसमें किसका किया जाता है? पारा या फिर एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, किसमें? प्रयोगशाला थर्मामीटर में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्मा का सुचालक निम्न में से कौन नहीं है? बताइए उष्मा का सुचालक निम्न में से कौन सा नहीं है? लोहा उष्मा का सुचालक है, एल्युमिनियम उष्मा का सुचालक है, तांबा उष्मा का सुचालक है, फर जो है ये जो है उष्मा का कुचालक होता है, ना कि चालक। ठीक है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबलों का संयोजन आपको अधिक गर्म क्यों रखता है? तो सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबलों का संयोजन आपको अधिक गर्म क्यों रखता है? क्योंकि दोस्तों दो कंबल वायु की एक अतिरिक्त रोधी परत बनाते हैं, जिससे उष्मा हानि कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गर्म रेतों पर पैरों का जलना चालन द्वारा उष्मा अंतरण का एक उदाहरण है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। गर्म रेतों पर पैरों का चलना चालन द्वारा उष्मा अंतरण का उदाहरण है। ठोसों में उष्मा अंतरण सामान्यतः चालन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सत्य बात है। चालन गर्म निकाय से ठंडे निकाय में उष्मा अंतरण का प्रक्रम है, यह भी सत्य बात है।
चालन उष्मा अंतरण का वह प्रक्रम है जिसमें उष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही गलत कथन है दोस्तों हमारा। चालन उष्मा अंतरण का वह प्रक्रम है दोस्तों जिसमें उष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की हमको आवश्यकता होती है, मतलब इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बोला है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्मा का कुचालक निम्न में से कौन सा है? बताइए उष्मा का कुचालक इनमें से कौन सा है? स्टील की चम्मच उष्मा का सुचालक है, एल्युमिनियम की छड़ उष्मा का सुचालक है, तांबा उष्मा का सुचालक है, ऊन जो है ये उष्मा का क्या है? कुचालक है। ठीक है दोस्तों, जिन वस्तु में उष्मा का चालन नहीं होता या बहुत कम होता है उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे ऊन हो गया, लकड़ी हो गया। और जिन वस्तु में वस्तु का चालन आसानी से होता है उसे सुचालक कहते हैं, मतलब उष्मा का चालन जिसमें आसानी से होता है वे क्या कहलाते हैं? उष्मा के सुचालक कहलाते हैं। जैसे स्टील की चम्मच हो गया, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम की छड़, ये सभी क्या है? उष्मा के सुचालक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, मतलब समान तापमान है, पहली वस्तु का तापमान भी समान है, दूसरी वस्तु का समान तापमान समान है, तो क्या इसमें उष्मा का अंतरण होगा? क्या दोनों तो समान तापमान के हैं, तो क्या होगा? कौन सा सही विकल्प होगा? उष्मा वस्तु दूसरे वस्तु एक में अंतरित होगी? नहीं, क्योंकि दोनों का तापमान तो समान है। उष्मा वस्तु एक से वस्तु दो में नहीं होगा। दोनों वस्तु एक दूसरे को उष्मा अंतरित करती है क्या? नहीं, ये भी गलत। कोई उष्मा अंतरित नहीं होती क्योंकि दोनों का तापमान क्या है? समान है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह उष्मा चालकों को निरूपित करता है? बताइए इनमें से कौन सा समूह है जो उष्मा चालकों को निरूपित करता है? एल्युमिनियम उष्मा का चालक है, प्लास्टिक नहीं है, लकड़ी भी नहीं है। एल्युमिनियम उष्मा का चालक है, चांदी भी है, तांबा भी है, तो यही ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी, कागज तो उष्मा के कुचालक है, चांदी है, लेकिन चांदी के साथ में लकड़ी, कागज है। कागज, तांबा, प्लास्टिक ये भी नहीं है क्योंकि तांबा बीच में दे दिया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्दियों में लोग जैकेट पहनते हैं क्योंकि? दोस्तों, सर्दियों में लोग जैकेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि जैकेट का कपड़ा उष्मारोधी होता है, इसलिए यह शरीर की उष्मा को रोक लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्दियों में जैकेट पहनने का मुख्य कारण जैकेट के कपड़े का उष्मारोधी होना है, जो शरीर की उष्मा रोक लेता है एवं बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने से रोकता है एवं शरीर की गर्मी को बनाए रखता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पात्र जिनमें से एक को काले रंग से तथा दूसरे को सफेद रंग से रंगा गया, दोपहर में 1 घंटे के लिए धूप में रखे गए, सही प्रेक्षण का चयन कीजिए। काला पात्र सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, काला पात्र सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। सफेद पात्र काले पात्र की तुलना में नहीं, गलत बात। किसी भी पात्र पर को नहीं, ये भी गलत बात। दोनों पात्र समान रूप से नहीं, तो पहला ही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काला पात्र सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटे कंबल के स्थान पर दो पतले कंबलों का उपयोग कर रहा है क्योंकि? दोस्तों, आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटे कंबल के स्थान पर दो पतले कंबलों का उपयोग कर रहा है क्योंकि कंबलों के बीच ग्राहित वायु उष्मा की अल्पचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आदित्य खुद को गर्म करने के लिए एक मोटे कंबल की जगह दो पतले कंबलों का उपयोग कर रहा है क्योंकि कंबलों के बीच ग्राहित वायु उष्मा की अल्पचालक होती है। यह ग्राहित वायु एक अवरोधक मतलब इंसुलेटर के रूप में काम करती है और शरीर से निकलने वाली गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे शरीर अधिक गर्म रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान परास निम्न में से क्या होती है? बताइए डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होती है? वही क्लिनिकल थर्मामीटर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात कीजिए। अब इसको आप या तो फॉर्मूले से बना सकते हैं, हीट लॉस बराबर हीट गेन, मतलब m इंटू एस इंटू डेल्टा टी से दोनों की क्या है, वो दोनों की उष्मा को समान कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला अपनाइए। देखिए क्या बोला है, 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर, मतलब आधा लीटर का मतलब 0.5 का तापमान कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस है गर्म पानी का, ये गर्म पानी है। अब बोला है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 3.5 लीटर मतलब 3.5, और ये क्या है? ठंडे पानी के साथ, और इसका तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो औसत हमने पढ़ा है ना,
तो औसत ही लेंगे। 0.5 का 90 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 9 पाँचे 45 प्लस 3.5 का 10 से करिए तो कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई इन दोनों का योग कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 40 30 70 और 40 30 70 80 80/4, 80/4 का मतलब क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो औसत तापमान संतुलन तापमान क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अगर आप फॉर्मूले में रखना चाहते हैं तो फॉर्मूले भी रख सकते हैं, फॉर्मूले रखना चाहते हैं तो फॉर्मूले भी रख सकते हैं। एम एस डेल्टा टी बराबर M2S2 डेल्टा टी, ऐसे भी आप रख सकते हैं। अगर इससे करना है तो आप इससे कर लीजिए या फॉर्मूले में रख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है आप देख लीजिए। ठीक है, मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट इससे करना सीखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कड़ाही पेन की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल उष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। हमसे कितना दिया गया है द्रव्यमान 200 ग्राम दिया गया है, ताप में अंतर कितना दिया गया है डेल्टी 8 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और उष्मा कितनी दी गई है हमको 2000 जूल। तो उष्माधारिता क्या होता है दोस्तों, उष्माधारिता होता है उष्मा की मात्रा Q बटे तापमान में परिवर्तन। क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा Q का मान कितना है 2000 और ताप में परिवर्तन कितना है 8, 8 से भाग दीजिए 8 दूनी 16 बच गया कितना 4, 8 पंचे 40 8 शून्य शून्य। तो जो उष्माधारिता होगी कितनी होगी 250 जूल, 250 जूल प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्लियर यहां तक की कोई दिक्कत। अब ये सेल्सियस जो है ना, इसको सेल्सियस और केल्विन में लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्सियस केल्विन लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे आप केल्विन भी उसको केल्विन में लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यदि इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त करती है। दोस्तों क्वेश्चन को पहले हमको समझना है कि हमको दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। अगर हम क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन हमको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है यार, बहुत टफ क्वेश्चन है, यही हमको लगेगा। लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं होता दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता। हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है। अब देखो हमको क्या दिया गया है 1.25 ग्राम नाइट्रोजन, क्या दिया गया है 1.25 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब हमको m का मान दिया गया है कितना है 1.25 ग्राम। ठीक है, क्लियर। क्वथनांक मतलब 196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित होने पर 250 जूल उष्मा मुक्त करती है, मतलब उष्मा Q कितना दिया गया है हमको, ये दिया गया है 250 जूल। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विशिष्ट गुप्त उष्मा। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है M इंटू एल के, यहां L क्या है, यही तो विशिष्ट गुप्त उष्मा है। तो ये 196 डिग्री सेल्सियस, हमको तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमको तो क्या निकालना है विशिष्ट गुप्त उष्मा। तो विशिष्ट गुप्त उष्मा L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, L बराबर क्या होगा, ये होगा Q बाई M के, होगा कि नहीं होगा। Q का मान कितना है दोस्तों 250 जूल है और M का मान कितना है 1.25 1.25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, 125 दूनी कितना होता है 250, 2 जीरो बढ़ेंगे ना ऊपर, पॉइंट हटेगा तो 125 दूनी 250, 125 शून्यम शून्य 125 शून्यम शून्य। तो जो विशिष्ट गुप्त उष्मा होगी वो कितनी होगी 200 होगी कि नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों गुप्त उष्मा क्या होती है, गुप्त उष्मा स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा को इस पदार्थ की हम क्या बोलते हैं गुप्त उष्मा कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर अभी हमने क्या बताया 200। ठीक है, 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट उष्माधारिता जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन में ज्ञात कीजिए।
जिसके द्वारा 110 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर उसके तापमान में 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। दोस्तों हमसे क्या पूछा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता पूछा है, मतलब एस का मान पूछा है। हमको दिया गया है द्रव्यमान कितना 500 ग्राम, ऊष्मा का मान कितना दिया गया है 10 किलो जूल मतलब 10,000 जूल, और तापमान में परिवर्तन कितना दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं ऊष्मा क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। क्यू का मान कितना है 10,000 जूल है, m का मान कितना है 500 ग्राम है, एस हमको निकालना है, और तापमान में परिवर्तन कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 80 के। 102030 से 102030 कट गया, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 2/8, 2/8 2 से काट दीजिए 2 चौके 8, तो 1/4 का मान कितना होता है 0.25, और यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा 0.25 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। -100 डिग्री सेल्सियस डैश बराबर होता है फ़ारेनहाइट के। हमसे क्या पूछा है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो फॉर्मूला लगा लीजिए C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। ये फॉर्मूला लगा लीजिए। सेल्सियस का मान कितना है -100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, ये हो गया ऊपर में -20। ये -20 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो कितना हो जाएगा -180 हो जाएगा। -180 बराबर हो जाएगा F-32। तो ये -32 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 148 माइनस में, और यही क्या है फ़ारेनहाइट का मान है। तो -100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर अति तप्त पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर ठंडे के पानी के साथ मिलाया जाता है। कोई उष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात कीजिए। अब या तो फॉर्मूला लगा लीजिए आप m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, या फिर डायरेक्टली करने का तरीका क्या है, कितना है 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर, मतलब 2 लीटर का जो तापमान है वो 190 डिग्री सेल्सियस है, मतलब गर्म पानी का तापमान है, और बोला गया है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर के साथ, मतलब जो 6 लीटर पानी है उसका तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ मत करिए, अब 2 इंटू 190 कितना हो जाएगा 380, प्लस 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120, डिवाइडेड बाय इन दोनों का योग कर लीजिए 6 प्लस 2 8, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 500/8, 8 से काट दीजिए 8 6 48, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, लगाए दशमलव उतारे शून्य, 8 पंचे 40, तो 62.5 जो है इसका राइट आंसर होगा अंतिम संतुलन तापमान। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश सेल्सियस बराबर 167 फ़ारेनहाइट के होता है। अब वही फॉर्मूला दोस्तों C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह पे 167 रख लीजिए, तो वही कर लीजिए इसको C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह पे 167 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो 167 में से 32 माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 135/9 बराबर C/5। 9 से जाएगा क्या 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, 15 इंटू 5, 15 पाँचे 75, तो 75 डिग्री सेल्सियस में मान आएगा किसका 167 फ़ारेनहाइट का। तो 75 डिग्री ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल प्रति ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कीजिए जब यह इसके गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। हमसे पूछा क्या है ऊष्मा के बारे में, हमको दिया क्या है गुप्त ऊष्मा दी गई है और द्रव्यमान का मान दिया गया है। तो गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है, Q बराबर क्या होता है m इंटू एल तो होता है ना, m क्या है द्रव्यमान है, l क्या है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो Q को हमको निकालना है, तो m का मान कितना है हमारे पास में, m का मान है हमारे पास में कितना 2.25 इंटू l का मान कितना है हमारे पास में, l का मान है 100।
मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 225 जूल जो होगी वो हमारी क्या होगी, उष्मा का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो दिया है ना गलनांक, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है और स्टील की उसमें विशिष्ट ऊष्माधारिता दी गई है 500 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। हमसे पूछा क्या है, ऊष्माधारिता के बारे में। तो ऊष्माधारिता क्या होती है दोस्तों, ये होती है ऊष्मा बटे ऊष्मा की मात्रा बटे क्या होती है, ताप में परिवर्तन के। अब हमको ऊष्मा तो पता नहीं है, तो क्या हम इस क्वेश्चन में ऊष्मा का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ऊष्मा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, m का मान कितना है हमारे पास में 2.5 किलोग्राम, S कितना है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना है 500 है, तो 500 हो जाएगा ये, इंटू डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा यहाँ से तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 10 से ये 10 कट गया, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, 125 और कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 12,500 जो है ये उष्मा की मात्रा निकल के आ गई हमारी, या उष्मा निकल के आ गई हमारी। हमसे क्या पूछा है, उष्माधारिता। उष्माधारिता क्या होती है, उष्मा बटे ताप में अंतर। उष्मा कितना है हमारे पास में, उष्मा है हमारे पास में 12,500 और ताप में अंतर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1250 जूल प्रति केल्विन जो होगी वो क्या होगी हमारी, उस विशिष्ट उष्माधारिता, मतलब उष्माधारिता। ठीक है, विशिष्ट नहीं, उष्माधारिता। उष्माधारिता कितना आएगा हमारा 1250 जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन क्या है, उष्माधारिता का मात्रक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबे के बने हुए उस उष्मामापी कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि इसके द्वारा 3.6 किलोजूल उष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता 0.4 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन है। हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, और हम जानते हैं उष्मा Q बराबर क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। बस एक ही फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास उष्मा कितनी दी गई है, उष्मा जो है 3.6 किलो जूल, मतलब 36, हाँ 3.6 किलो जूल है तो किलो जूल में रख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3.6 किलो जूल है तो किलो जूल रख लिया हमने, द्रव्यमान का मान हमारा किलोग्राम में आएगा। ठीक है, 3.6 इज इक्वल टू m का मान हमको निकालना है। s कितनी दी गई है विशिष्ट उष्माधारिता, ये दी गई 0.4, और डेल्टी तापमान परिवर्तन कितना है 45 है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा हमारा। अब किससे काट दे अपन, ये है कितना 4, 4 9 36, 9 से काट दीजिए 9 5 45, तो द्रव्यमान m बराबर क्या आएगा, ये आएगा 1/5, मतलब 0.2 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में हमारा निकल के आया द्रव्यमान का मान, हमको चाहिए ग्राम में, तो ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1000 से भाग गुना कर देंगे, 0.2 इंटू 1000 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ग्राम, 200 ग्राम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक के, आगे बढ़ते हैं। 180 ग्राम द्रव्यमान के एक तवे की उष्मा क्षमता का पता लगाएं। अगर 2400 जूल ताप प्राप्त करने पर इसके तापमान 50 डिग्री बढ़ जाता है। उष्मा क्षमता हमसे पूछा है, तो उष्मा क्या होता है, Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। तो क्या हो जाएगा, m का मान कितना है 180 ग्राम है, ये ग्राम में है दोस्तों, तो किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे इसको, इंटू एस का मान कितना है, एक्स एस का मान कितना दिया गया है हमको, ये हमको एस का मान हमको निकालना है, उष्मा क्षमता निकालना है हमको, एस निकालना है। डेल्टा टी कितना है 50 है, और उष्मा कितनी दी गई है 2400 जी की, यही तो है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 6 से काट देते हैं, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 शून्यम शून्य 400, 5 से काट देते हैं, 5 8 40, 5 शून्यम शून्य, तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 बराबर एस। तो 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा 800 बटे 3, काट दीजिए, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 छक 18, फिर बचा कितना 2, 3 छक 18, लगाए दशमलव फिर, तो 3 छक 266.6 जो है ये हमारी क्या आएगी, मान निकल के आएगा 266.67 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, 266.67। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 266.67 दिया हुआ है कहीं ऑप्शन में, दिख रहा है आपको ऑप्शन में 266.67। तो इसमें जो है ऑप्शन में गड़बड़ी है दोस्तों, ऑप्शन में देख लीजिएगा जो आंसर आएगा वो 266.67 आएगा हमारा, है ना, 266.67 आएगा, और ऑप्शन में हमको दिया नहीं है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये आएगा 266.67। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.5 लीटर गर्म पानी को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2.5 लीटर ठंडे पानी में मिलाया जाता है तो अंतिम समतुल्य ताप क्या होगा यदि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। इसके पहले जो हमने सिखाया था वही करना है, क्या करना है, वही करना है। क्या बोला है, 80 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर जो पानी है इसका ताप कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस ताप 2.5 लीटर मतलब 2.5 जो मान है वो किसका है, ये हमको 40 डिग्री सेल्सियस ताप का मान, कुछ नहीं इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 15 8 120, 120 और 1 जीरो है, कितने अंक का दशमलव, तो 120 हो जाएगा, प्लस 25 चौ 100, 100 हो गया, कितना और 1 जीरो कितने अंक का दशमलव, तो ये 100 हो गया, और इनको जोड़ लीजिए तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 से भाग दे दीजिए, तो 120 और 100 कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो अंतिम समतुल्य ताप जो होगा वो कितना होगा 55 डिग्री होगा, कितना होगा 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी जब यह 12 किलो जूल की ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब इसका तापमान 50 डिग्री तक बढ़ जाता है। क्या पूछा है हमसे, विशिष्ट ताप क्षमता मतलब स्पेसिफिक हीट पूछा है क्या होगा। तो हम जानते हैं ऊष्मा क्यू बराबर क्या होता है, ऊष्मा क्यू बराबर होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हमसे s का मान पूछा है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा q अपॉन में m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो q का मान कितना है हमारे पास में, ये दिया गया है 12 किलो जूल मतलब 12,000 जूल, डिवाइडेड बाई m का मान कितना है हमारे पास में, m का मान दिया गया 300 ग्राम, अब ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा हमको, या किलोग्राम में नहीं चाहिए, हमको आंसर किस में, ग्राम में है, तो ग्राम में ही रखते हैं, 300 ग्राम है, इंटू डेल टी कितना है हमारे पास 50 है, तो 50 से गुना कर दीजिए, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 3 से 3 चौ 12, 4/5 का मतलब क्या होता है 0.8, 4/5 का मतलब क्या होता है 0.8, तो यही क्या होगा हमारा 0.1 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 0.8। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा वाला, डी वाला। ठीक है, तो डी वाला इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -150 डिग्री सेल्सियस डैश फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे खुद से, क्योंकि इसके पहले हमने सेम क्वेश्चन आपको बताया करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.5 ग्राम नाइट्रोजन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज्ञात करें अगर इसे -196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित किया जाता है और इससे 990 जूल ऊष्मा निकलती है।
दोस्तों क्वेश्चन को समझने के पहले कोशिश किया कीजिए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमको दिया क्या गया है। अब हमसे पूछ रहा है गुप्त ऊष्मा, तो डायरेक्टली दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम जानते हैं ऊष्मा क्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू एल के होता है, और यही क्या है, हमारी गुप्त ऊष्मा है। तो एल बराबर क्या होगा, क्यू बाई एम होगा कि नहीं होगा। अब ये एक चीज हमको समझ में आया कि हमको सिर्फ ऊष्मा की आवश्यकता है और द्रव्यमान की आवश्यकता है। हमको टेम्परेचर से कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो जब हमको ऊष्मा और द्रव्यमान की आवश्यकता है तो ऊष्मा कितनी है, 990 जूल है। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान हमारा 4.5 ग्राम है। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 1 बढ़ जाएगा। काट लीजिए, 9 5 है 45, 9 11 99 और डबल 0। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, मतलब 220 जो होगी जूल प्रति ग्राम। जूल प्रति ग्राम यही क्या होगी हमारी, 220 जूल प्रति ग्राम ना, 220 जूल प्रति ग्राम जो होगी वो क्या होगी हमारी, गुप्त ऊष्मा होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर है। कर लोगे इसको आप C/5 बराबर F-32 के द्वारा, क्योंकि हमको क्या बोला है सेल्सियस में, F की जगह पे क्या रखिएगा आप, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट रख लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। तो किसी सामग्री के ऊष्मी चालकता का मान जितना अधिक होगा, किसका, ऊष्मी चालकता का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को क्या करेगा, संचालित करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है। तो किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जो होती है ये होती है 1/μ डेल क्यू अपॉन डेल टी। क्या होती है, 1/μ डेल क्यू अपॉन डेल टी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पीतल की छड़ जिसकी चालकता 109 जूल प्रति मीटर केल्विन में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 जूल डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। तो ऊष्मा प्रवाह की दर की फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है K इंटू ए इंटू डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई एल। क्या होता है, K इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल होता है। तो क्या बोला है, K क्या है, K स्थिरांक है, इसका मान कितना दिया गया है हमको, इसका मान कितना दिया गया है हमको बताओ। 109 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 109 जो है K का मान है। A का मान कितना है, 0.04 मीटर स्क्वायर। ताप में अंतर कितना है, 200 जूल। और लंबाई कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेंगे अपन, ये सेंटीमीटर है, मीटर में करने के लिए भाव 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अभी देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 20, 2 से काट देंगे इसको, 2 दाहम 20, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 109 इंटू 4 इंटू 10, 109 इंटू 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 109 इंटू 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4 9 36 की 6 हासिल का है 3, तो 36 ही आ जाएगा, 4 एकम 4, 436 इंटू 10 तो हो जाएगा 4360 जूल प्रति सेकेंड। 4360 जूल प्रति सेकेंड। अब हमको किलो जूल में चाहिए तो क्या करो, 1000 से भाग दे दो। जब भी 1000 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 4.3 किलो जूल प्रति सेकेंड। यही तो आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। तो आयतन विस्तार का उच्च गुणांक किसमें होता है दोस्तों, तो ये होता है एल्कोहल में। किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का सर्वोच्च गुणांक होता है। बताइए आयतन विस्तार का सर्वोच्च गुणांक किसका होता है, तो ये होता है मरकरी पारे का। दोस्तों दिए गए विकल्पों में पारे का आयतन विस्तार गुणांक सबसे उच्च होता है। लोहे का कितना होता है, 35, पीतल का 56, एल्युमिनियम का 75,
पारा का 180, 10⁻⁻6 तो सब में कॉमन है। तो सबसे ज्यादा किसका आयतन प्रसारण गुणांक है? पारे का। उससे कम किसका है? एल्युमिनियम का। इस विकल्प के अनुसार ना, उससे कम किसका है? पीतल का। फिर कम है लोहे का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की प्रणाली, उसको हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं संवहन, कन्वेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पदार्थों के मध्य अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की 3 प्रमुख विधियां हैं। एक होती है चालन, एक होती है संवहन और एक होती है विकिरण। उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की संवहन विधि में किसी तरल पदार्थ जैसे कि द्रव, गैस या प्लाज्मा में उसके अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा उस तरल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा का संचरण होता है। अर्थात उष्मा संचरण की संवहन प्रणाली जो है तरल पदार्थ के अणुओं की वास्तविक गति द्वारा क्या होती है? स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित उष्मा की मात्रा की गणना करें। शीशे की विशिष्ट गर्मी दी गई है 127 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उष्मा की मात्रा। क्या पूछा है? उष्मा की मात्रा। तो हमको पता है उष्मा Q बराबर क्या होता है? m इंटू एस इंटू एल। m का मान कितना है? 100 ग्राम है। 100 ग्राम है मतलब 1000 से भाग दीजिए, किलोग्राम हो जाएगा। s का मान कितना है हमारे पास में? ये दिया गया 127 और ताप में अंतर कितना है? 20 से 30। तो 50 में से 20 गए 30। ताप में अंतर कितना है? 30 है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो कितना आया? 127 इंटू 3, 3 7 21 के, हासिल का है 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3। तो 381 जूल जो होगी वो क्या होगी हमारी? उष्मा की मात्रा। उष्मा की मात्रा। तो 381 जूल, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्मा अंतरण की चालन एवं संवहन विधियां डैश द्वारा अलग किए गए पिंडों के बीच संचालित नहीं हो सकती। तो उष्मा अंतरण की चालन एवं संवहन विधियां जो है ये निर्वात द्वारा अलग किए गए, किसके द्वारा? निर्वात द्वारा अलग किए गए पिंडों के बीच संचालित नहीं हो सकती। दोस्तों, किन्हीं दो निकायों के मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा के संचरण या स्थानांतरण के लिए प्रमुख 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, इनके बारे में हम आपको बता दिया है पूरा कि क्या क्या चीजें होती है। इन तीनों विधियों में चालन एवं संवहन विधि द्वारा उष्मा के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है और चालन एवं संवहन विधि द्वारा निर्वात से होकर उष्मा का संचरण संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल डैश पर अभिमुख होते हैं। तो फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो है ये -40 डिग्री पर, किस पर? -40 डिग्री पर क्या होते हैं? अभिमुख होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्मी चालकता की इकाई डैश होती है। बताइए उष्मी चालकता की इकाई क्या होती है? तो उष्मी चालकता की इकाई होती है क्या? जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान ताप और दाब पर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान की उष्मा होती है। तो समान ताप और दाब पर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान की उष्मा जो होती है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोस्तों, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसका तापमान बढ़ता है और एक विशिष्ट ताप पर यह ठोस पदार्थ पिघलने लगता है। इसी ताप को ठोस पदार्थ का हम गलनांक कहते हैं। इसी गलनांक ताप पर एवं वायुमंडलीय दाब पर उष्मा की वह मात्रा जो ठोस पदार्थ का बिना ताप बदले उसमें एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है, गलन की गुप्त उष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इस प्रकार एक ही ताप और दाब पर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान की उष्मा गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करिए। बताइए न्यूनतम प्रतिरोध वाले सुचालक कौन सा है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो वो है हमारा चांदी। कौन सा? चांदी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है।
दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर क्या होगी? ऊष्मीय चालकता दी गई है 0.15 जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन। हमसे क्या पूछा है? ऊष्मा ऊष्मा में कमी की दर मतलब क्यू के बारे में। तो क्यू बराबर क्या होता है? ये होता है के इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। के का मान कितना है हमारे पास में? 0.15 इंटू ए का मान कितना है? प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर इंटू डेल्टा टी कितना है? 25 में से 5 गए 20 और एल का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग लगा देंगे तो 0.24 आ जाएगा ये। तो ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब किससे काटेंगे? अब किससे काट दे अपन? 15 दूनी 30, ये आ गया 300, 300 बटे 24 काट दे, 3 8 24, 300 को 100 बार में। तो 100 बटे 8 का मान कितना होता है? 12.5 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन डैश होता है। दोस्तों, जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन जो होता है वो अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है तथा इस तापमान पर जल के किसी दिए गए नमूने का आयतन न्यूनतम होता है। जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक अथवा कम किया जाता है तो जल के नमूने का आयतन दोनों ही स्थिति में बढ़ता है। अतः जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन पहले की तुलना में अधिक हो जाता है। ठीक है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है। तो उच्चतम गुणांक किसका होता है? तो ये होता है हमारा कठोर रबर का। किसका होता है? कठोर रबर का होता है। कठोर रबर में आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है। निम्न वस्तु का आयतन विस्तार गुणांक कौन क्या क्या होता है? लोहे का होता है 3.55, पीतल का 6 होता है, पारा का 18.2 होता है, कठोर रबर का 24 होता है। तो सबसे अधिक किसका इसमें? 24 कठोर रबर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है। तो तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा जो है ये शीशे की तुलना में 5 गुना अधिक फैलता है। कितना गुना? 5 गुना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 346 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन दी गई है। हमसे पूछा क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की दर ऊष्मा पूछा है। तो हम जानते हैं ऊष्मा Q बराबर क्या होता है? ये होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। तो m का मान कितना है हमारे पास में? 50 ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम है। 50 ग्राम का हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा? 1000 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? 1000 से भाग दे दिया। विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 386 है। और तापमान में अंतर कितना है? तापमान में 20 से 60 मतलब 40 डिग्री का तापमान में अंतर है। तो काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काट देते 5 दूनी 10, 2 से काट देते 2 दूनी 4। तो 386 इंटू 2 करेंगे, 386 इंटू 2, 2 छक 12 की 2 हासिल का है 1, 386 इंटू 2, 2 छक 12 की 2 हासिल का है 1, 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल का है 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो 772 जूल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री अलग होते हैं। तो बताइए दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल जो है ये 180 डिग्री पर अलग होते हैं। किस पर? 180 डिग्री पर। दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल 180 डिग्री पर अलग होते हैं क्योंकि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान में परिवर्तन सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम के परिवर्तन के अनुरूप होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी 32 डिग्री पर जम जाता है और 212 डिग्री पर उबलता है। क्वथनांक और हिमांक इसलिए 180 डिग्री पर अलग होते हैं। सामान्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डैश डिग्री सेल्सियस। इसको आपको खुद से करना है, हमने आपको इसका बता दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर है? दोस्तों फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने का प्रस्ताव वर्ष 1724 ईस्वी में भौतिक विज्ञानी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50.2 वाट मीटर प्रति मीटर केल्विन की उष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाले उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों उष्मा प्रवाह की दर Q बराबर क्या होता है? ये होता है K इंटू A इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L। तो K उष्मी चालकता कितनी है? ये है 50.2 इंटू एरिया कितना है 0.02 इंटू ताप में अंतर कितना है 300 है डिवाइडेड बाई एल। एल का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.15 मीटर। ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट से एक जीरो और बढ़ गया, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 15 से 15 दूनी 30, तो ये कितना निकल जाएगा 502 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 502, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य 2 पंचे 10, 1004 इंटू 2 कर लो आप। तो 1004 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2008 आ जाएगा। अब ये 2008 जो है ये जूल प्रति सेकंड आया, लेकिन हमको तो किलो जूल में देना है, तो 1000 से भाग लगा दीजिए। तो 1000 से जब भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा 2 किलो जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े जिसकी विशिष्ट उष्मा 900 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसे कितनी उष्मा दी जानी चाहिए? हमसे क्या पूछा है उष्मा की बात। उष्मा Q बराबर क्या होता है? उष्मा Q बराबर होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। हमसे उष्मा ही पूछा है। m का मान कितना है दोस्तों 100 ग्राम है। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, इंटू एस विशिष्ट उष्मा कितनी है 900 है, 900 कर लीजिए। डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री कर लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया 100 इंटू 9 900, 100 इंटू 9 900। तो जो उष्मा होगी वो कितनी होगी 900 जूल होगी। कितनी होगी 900 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्चतम होती है। बताइए इनमें से किसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्चतम होगी? केरोसिन की होगी, एल्युमिनियम की होगी, पानी की होगी या फिर बर्फ की होगी? तो पानी की जो विशिष्ट उष्माधारिता होती है दोस्तों वो उच्चतम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पानी की विशिष्ट उष्माधारिता उच्चतम होती है। पानी के अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है जिसके कारण पानी के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल ज्यादा होता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए पानी की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है। ठीक है, कितनी होती है पानी की विशिष्ट उष्मा? तो ये होती है हमारी 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी उष्मा स्थानांतरित की जाए कि इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए? चांदी की विशिष्ट उष्मा 236 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। हमसे क्या पूछा है उष्मा स्थानांतरित की जाए, मतलब उष्मा का मान पूछा है। उष्मा का मान मतलब क्या होता है उष्मा Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m का मान कितना है दोस्तों? m है हमारे पास 100 ग्राम, लेकिन हमको किलोग्राम में चाहिए तो 1000 से भाग लगा दीजिए इसमें, 100/1000 इंटू s का मान क्या है ये 236 दिया गया है, इंटू ताप में अंतर कितना है 40 डिग्री है। बस इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 जीरो से 3 जीरो 236 इंटू 4 कर लीजिए। 4 छक 24 की 4 हासिल का है 2, 4 तिया 12 2 14 की 4 हासिल का है 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 944 जूल जो होगी वो उष्मा की मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश सेल्सियस के बराबर होता है। इसको भी आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, हमने बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है।
तो बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन जो होता है ये होता है उष्मा के अवशोषण के वजह से। किसकी वजह से? उष्मा के अवशोषण की वजह से। दोस्तों बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन उष्मा के अवशोषण की वजह से होता है, क्योंकि जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो उष्मा को बर्फ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि ठोस का तरल में परिवर्तन। इस परिवर्तन में उष्मा अवशोषित होती है और बर्फ की क्रिस्टलीय प्रकृति टूट जाती है तथा पानी के रूप में हमें वे प्राप्त होने लगता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो इसका आयतन डैश होता है। दोस्तों जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो इसका आयतन जो है ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों अन्य विकल्प के बारे में, तो जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। इसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। यदि पानी को उसके क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन अन्य द्रवों की भांति घटता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन बढ़ता है। अर्थात द्रवों का आयतन हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इस पर न्यूनतम होता है, जबकि जल का आयतन उसके हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक ताप पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मोटी और 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी स्टायरोफोम शीट में इसके आंतरिक और बाह्य सतहों के बीच तापमान में 40 डिग्री का अंतर है। शीट पर प्रभावित उष्मा की दर कितनी है? उष्मी चालकता का मान 0.01 जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन है। हमसे क्या पूछा है? प्रभावित उष्मा की दर। तो उष्मा प्रवाह की दर Q बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है K इंटू A इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L। ठीक है, अब मान रख लीजिए यहाँ पे K का मान कितना है हमारे पास में? 0.01 इंटू A का मान कितना है? 0.25 इंटू टी का मान कितना है? 40 है, और L कितना है हमारे पास में? L है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.05 मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 5 से काट दीजिए 55 25, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4, तो ये कितना निकल के आया हमारा? 2 जूल प्रति सेकेंड निकल के आया। कितना निकल के आया? 2 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दो निकाय उष्मी संपर्क में होते हैं तो उनके बीच उष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके डैश अलग अलग होंगे। दोस्तों जब दो निकाय उष्मी संपर्क में होते हैं तो उनके बीच उष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके क्या अलग होंगे? जब उनके तापमान अलग होंगे। क्या होंगे? तापमान। ठीक है दोस्तों, जब दो निकाय उष्मी संपर्क में आते हैं तो उनके बीच उष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके तापमान टेम्परेचर अलग अलग होंगे। अर्थात उष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक कि ऊर्जा के लिए बाह्य स्रोत का उपयोग न किया जाए। यह उष्मा गतिकी की किसके नियम? द्वितीय नियम के अनुसार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी इकाई में पानी के क्वथनांक और हिमांक ठीक 1.5 डिग्री अलग होते हैं। तो अंग्रेजी इकाई में पानी के क्वथनांक और हिमांक जो है ठीक कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे अलग होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पानी का क्वथनांक सेल्सियस में हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अर्थात हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अर्थात अंग्रेजी इकाई में पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ठीक 180 डिग्री पर ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेड की विशिष्ट उष्माधारिता 125 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इसकी उष्माधारिता क्या होगी? उष्माधारिता क्या होती है दोस्तों? अवशोषित उष्मा की मात्रा डिवाइडेड बाय ताप में वृद्धि। अब हमको उष्मा की मात्रा तो दी गई है और क्या दिया गया है? और हमको तापमान में अंतर भी दिया गया है। तो उष्मा की अवशोषित मात्रा जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 5 किलो जूल, मतलब 5000 जूल। और हमसे ताप में अंतर कितना? 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो यही क्या होगी हमारी विशिष्ट उष्माधारिता क्या हो जाएगी? उष्माधारिता निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो उष्माधारिता कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 500 जूल
प्रति केल्विन होगी। क्या होगी? 500 जूल प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई उष्मा हानि नहीं हुई, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2.5 लीटर का पानी गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है? 85 डिग्री सेल्सियस है, और बोला है 4.5 लीटर पानी के साथ इसको मिलाया जा रहा है जिसका टेम्परेचर हमको निकालना है, और ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाता है? x प्लस 15 डिग्री बढ़ जाता है। बस ये बोला है, कुछ मत करिए। इसका अपन क्या कर लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। तो 25 पचम 25 5 9 45, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा। 5 इंटू 85 करिए, पचम 25 की 5 हासिल का है 2, 5 8 40 और 2 42, 425 प्लस 9 इंटू एक्स 9x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 9 और 5 14 के, और ये बराबर किसके होगा? x प्लस 15 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 425 प्लस 9x बराबर 14x प्लस 15 चौ 60 की शून्य हासिल का है 6 15 एकम 15 और 6 21 210 के। तो 425 में 210 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5 में से 0 गए 5, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 215 बराबर 9x में से 14 में से 9x जाएगा तो 5x। तो 215/5 करेंगे जब, तो कितना निकल के आएगा? x की वैल्यू निकल के आएगी। तो 5 24 5 दिया 15, तो जो x का मान है, प्रारंभिक तापमान जो है ठंडे पानी का, वो कितना निकल के आ गया हमारा? 43 डिग्री। कितना? 43 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 43.2 किलो जूल उष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्यूमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरीमीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए? एल्यूमिनियम की विशिष्ट उष्माधारिता 0.9 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। अब हमसे ताप पूछा है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है? कितने डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाना चाहिए, मतलब तापमान का मान पूछा है। और हम जानते हैं उष्मा Q बराबर क्या होता है? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर हो जाएगा Q अपॉन में m इंटू एस। Q का मान कितना है हमारे पास में? Q का मान दिया गया है 43.2 किलो जूल डिवाइडेड बाई m का मान कितना है? 800 ग्राम इंटू 800 ग्राम है तो किलोग्राम में क्या हो जाएगा? 1000 से भाग दे देंगे इसको अपन, इंटू उष्माधारिता कितनी है? 0.9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10 तो हो जाएगा 43.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.9। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से कटेगा क्या? 9 5 45, 9 चौ 36, 36 और 43 तो कितना हो जाएगा? 4 और 5, 4 और 3 7, 9 से कट जाएगा। 9 चौ 36, बच गया कितना? 7, 9 8 72, 8 से काट दीजिए, 8 6 48, तो 6 इंटू 10 कितना निकल के आ गया हमारा? 60 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वाट प्रति स्टेरेडियन डैश की इकाई होती है। बताइए वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई होती है? तो ये होती है विकिरण तीव्रता की इकाई। किसकी? विकिरण तीव्रता की। वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता दीप्तिमान तीव्रता की इकाई है। विद्युत चालकता की बात करें तो पदार्थों द्वारा विद्युत द्वारा संचालित करने की क्षमता को की माप को हम विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पारगम्यता की बात करें तो विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में किसी माध्यम में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता को उस माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। पारगम्यता की SI इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है। विद्युतशीलता की बात करें तो विद्युत के संदर्भ में विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध की माप को बताता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि? दोस्तों ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का बुरा चालक होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उबलते जल अथवा जल की वाष्प किसका तापक्रम अधिक होता है? उबलते जल अथवा जल की वाष्प में किसका तापक्रम अधिक होता है? तो ये होता है किसी का भी नहीं। दोस्तों, उबलते जल का तापक्रम तथा जल की वाष्प का तापक्रम एक समान होता है। उबलते जल को दी गई ऊष्मा उसके अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। यह ऊष्मा तापक्रम में परिवर्तन नहीं करती, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। काली भैंसें गर्मी में तालाबों में पड़ी रहती है, इसका कारण क्या है? उनका रंग ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकेले मोटल कंबल की अपेक्षा दो पतले कंबलों को जोड़ने से सर्दी कम लगती है, क्योंकि उनके बीच वायु आ जाती है। उनके बीच क्या आ जाती है? वायु आ जाती है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? उनके बीच क्या आ जाती है? वायु आ जाती है। एक बाल्टी गुनगुना जल एक प्याला खौलते जल की अपेक्षा ज्यादा बर्फ गला देगा, क्योंकि? दोस्तों, एक बाल्टी गुनगुना जल एक प्याला खौलते जल की अपेक्षा ज्यादा बर्फ गला देगा, क्योंकि बाल्टी के पानी में ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहाड़ों पर ठंड बर्फ पड़ने के समय नहीं बल्कि बाद में अधिक पड़ती है, इसका कारण है? तो पहाड़ों पर ठंड बर्फ पड़ने के समय नहीं बल्कि बाद में अधिक पड़ती है, इसका कारण है बर्फ गलने के लिए वायुमंडल से ऊष्मा लेता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान होता है, तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति कैलोरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशिष्ट ऊष्मा का मान निर्भर करता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है दोस्तों, ये निर्भर करता है किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों किसकी? जल की। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। पारे की होती है 0.3, तांबे की होती है 0.1। तो सबसे अधिक किसकी होगी? जल की होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मतलब प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं के माप में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, यह अंतर फ़ारेनहाइट पैमाने पर होगा। अब यहाँ दोस्तों जो है ना, अंतर दिया गया है हमको, तो यहाँ हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे डेल सी अपॉन में 5 इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन में 9। बस ये फॉर्मूला लगाना है। अंतर कितना है सेल्सियस में? 25 है। 25/5 बराबर डेल एफ बटे 9। तो 5 से काट दीजिए, 55 25, 5 9 45। तो डेल एफ का मान कितना आएगा? ये आएगा 45 डिग्री। तो जो फ़ारेनहाइट में पैमाने में अंतर हुआ वो कितना होगा? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परम शून्य ताप होता है दोस्तों, परम शून्य ताप जो होता है वो होता है -459.40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको निकालना है, क्योंकि परम शून्य ताप के लिए के बराबर क्या होता है? 0 के होता है। के बराबर क्या होता है? 0 के। तो इसको जब निकालेंगे तो के -273 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एफ -32 डिवाइडेड बाई 9। तो के बराबर तो 0 होता है, तो 0 - 273, तो 273 -273/5 इज इक्वल टू एफ -32 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप करोगे, इसको जब करोगे तो इतना निकल के आएगा 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य का जीवन जिस पर संभव नहीं हो सकता वह अधिकतम ताप है, तो वह अधिकतम ताप है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक का ताप। इस पे मनुष्य का जीवन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्वरमापी में निम्नतम चिन्ह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित होता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इसके नीचे ताप पर मनुष्य नहीं जी सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 0.10 किलो प्रति ग्राम। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो ये होगा 0.10 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। क्योंकि एक जूल में कितने होते हैं? ये होते हैं, एक जूल का मान ये होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.42 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
50 ग्राम ठोस पदार्थ को 5 कैलोरी प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में क्या होगी? दोस्तों 50 ग्राम ठोस पदार्थ है जिसमें 5 कैलोरी प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है और प्रति मिनट तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो ऊष्मा क्यू बराबर जो होता है ना वो होता है हीट इनटू टाइम। अब हीट जो है ना ये 5 कैलोरी है और कितना टाइम प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू 300 हो जाएगा। और हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। उसमें हमारी निकल के आ गई इतनी, क्योंकि 5 किलो प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जा रही है और कितने 1 मिनट की जा रही है, प्रति मिनट, तो हमने प्रति मिनट की ऊष्मा निकाल ली है, कितनी होगी 300। क्यू का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में 300, एम का मान कितना है 50 है, एस का मान हमको निकालना है और डेल्टा टी कितना है 11 है। तो ये कितना हो जाएगा 300 बटे 50 इंटू 11 550 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस के। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 55 से काटेंगे इसको, 5 11 55, 5 36, तो 11 का भाग कर दीजिए 6 में, तो 11 शून्य शून्य, 11 5 55, फिर बच गया कितना 5, 11 44, 11 5 55, 500, 0.4545 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी धातु का द्रव्यमान 500 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, उसकी धारिता क्या होगी? तो धातु की ऊष्मा धारिता बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, मतलब m इंटू एल होता है कि नहीं होता है, Q बराबर ऊष्मा धारिता, m इंटू एल, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। तो m का मान कितना है 500 है, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 0.5 है, बस पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो कट जाएगा, 55 25 250 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, 250 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबे के कैलोरी मापी का द्रव्यमान 50 ग्राम तथा तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक होगा। दोस्तों जल तुल्यांक का सूत्र होता है m इंटू एस के, मतलब द्रव्यमान इंटू क्या, विशिष्ट ऊष्मा। तो एस एम का मान कितना है 50 है, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 0.1 है, पॉइंट हटेगा 1 जीरो कट जाएगा, 0.1 है, तो कितना आएगा 5 ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक ही धातु की बनी दो वस्तुओं की ऊष्मा धारिताओं में 3:4 का अनुपात है, उनके द्रव्यमानों में अनुपात क्या होगा? दोस्तों ऊष्मा धारिता जानते हैं हम क्या होता है, m इंटू एस के होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। अब बोल रहा है ऊष्मा धारिताओं में अनुपात कितना है, मतलब C1/C2 का अनुपात जो होगा वो M1S1 डिवाइडेड बाई M2S2 के बराबर होगा। अब इनका अनुपात 3:4 है, कितना है 3:4 है, तो द्रव्यमान का अनुपात भी क्या होगा 3:4 ही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।